सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो में आपको 5th सेमेस्टर की जो मैंने हिस्ट्री कराई थी आपकी, राइजेस ऑफ फैसिज्म यानी फासीवाद का उदय कैसे हुआ था आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। मैंने आपको यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए थे पिछली वीडियो में, वो हमारी पार्ट 1 थी। जिस भी बच्चे ने वो वीडियो पूरी तरीके से नहीं देखी है, प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जाकर जरूर देखना, तभी जाकर आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना और एक वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट, बिल्कुल फ्री। तो फ्री के लिए प्लीज एक लाइक कर दो, वरना अगर मैं पैसे लेने लग जाऊंगा तो आप बोलोगे कि सर पैसे लेने लग गए। ठीक है, तो देखिए ये खोल लिया मैंने अपने पीडीएफ आप लोगों के सामने। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे बाद में, ताकि आप लोग ईमानदारी से उस वीडियो को पूरा देख सको। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सेमेस्टर 5 हिस्ट्री आपकी रहने वाली है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट। देखिए आप सभी जानते हैं कि आपके 5th सेमेस्टर के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ये वाली हिस्ट्री और इसके साथ में जो भी आपको कॉम्बिनेशन होगा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, ऑलरेडी वीडियो अपलोड करते जा रहा हूं लेक्चर्स के साथ में। दूसरी बात, सेक के अंदर जिस भी बच्चे ने पॉलिटिकल यानी यूर लॉज एंड यूर राइट्स जो भी लिए, उसकी वीडियो आपको कल अपलोडेड मिल जाएगी विद पीडीएफ सॉल्यूशन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना ज्यादा हो सके शेयर करना, सपोर्ट करना, आपको ऑल टाइम फ्री ऑफ कंटेंट यहां से मिलता रहेगा। ठीक है, वरना पैसे लेने लग जाऊंगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी फिर। ठीक है, और जिस भी बच्चे ने जनरल इलेक्टिव के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र ली है, उसके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ही इजी है और काफी आसान होता है उसके अंदर मार्क्स लेके आना, 90 क्रॉस करना। मैंने खुद किए 95 आए थे इसलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए यूनिट 4 हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम फैसिस्ट आइडियाज एंड प्रोग्राम क्या थे इसके हम पढ़ रहे हैं, यानी फासीवाद की विचारधारा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके क्या क्या आइडियाज रखे गए थे ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यूनिट 4 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा जाकर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में आई बटन पॉप अप होके आ जाएगा। और पूरी प्लेलिस्ट मिल गई है यार, प्लेलिस्ट को जाकर देखो। ठीक है, चलिए फासीवाद की विचारधारा ऑलरेडी बता चुका हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पढ़ने की। ठीक है, बट पढ़ेंगे। फासीवाद एक दूर दक्षिणपंथी राजनीतिक विचारधारा है जो 20वीं सदी की शुरुआत में उभरी, विशेष रूप से यूरोप में और युद्ध के बीच की अवधि में प्रमुखता प्राप्त की। भाई यूरोप के बीच में जब उनकी फ्रांस क्रांति चली थी, यूरोप की क्रांति, तब उसके अंदर ये उत्पन्न हुई थी। ठीक है, और हमारा जो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद में इसने तीव्रता पकड़ी थी। हालांकि फासीवाद की कोई एक परिभाषा नहीं है भाई, इसकी परिभाषा नहीं है, बिल्कुल नहीं है परिभाषा। ठीक है, जो इसकी सभी अभिव्यक्तियों को शामिल करती है, लेकिन कई मूल सिद्धांत और मान्यताएं जो आमतौर पर फासीवादी विचारधारा से जुड़े हुए, कुछ हमारे मान्यता है और फिर मूल सिद्धांत है जिसको हम पढ़ते हैं। क्या बोला है? अधिनायकवाद, क्या मतलब इसका समझिए। फासीवादी एक तानाशाही नेता या तानाशाही शासन के नेतृत्व वाली केंद्रित निरंकुश सरकार की वकालत थी। बिल्कुल, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक तानाशाही नेता था, उसके थ्रू ये आंदोलन था, ये एक सरकार थी, फासीवादी सरकार जो शुरू की गई थी। हालांकि मुझे पता है जो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हो उनको समझ में नहीं आ रही होगी, तो अब वीडियो बंद करो अभी और उस वीडियो को जाकर देखो, इसका पार्ट 1, तब जाकर आपको पार्ट 2 समझ में आने वाला है। ठीक है, वकालत करता था, सख्त राज्य नियंत्रण के पक्ष में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अक्सर दबा दिया गया। ठीक है, इसके अंदर राष्ट्रवाद एक सिद्धांत है, उसका क्या महत्वपूर्ण रहा, पढ़ते हैं। फासीवाद चरम राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय या जाति समूह के प्रति वफादारी पर जोर देता। बिल्कुल, ये एक ऐसा था कि अपने राष्ट्रीय के ऊपर या फिर जो भी जातियां थी उनके लिए ही ये बनाया गया था, एक वफादारी का काम करता था फासीवाद। एक जो युग चल रहा था, तो चरम चल रहा था, ये जो हमारी सरकार बनाई गई थी यूरोप के अंदर, जिन्होंने बनाया था। और किसने बनाया था, किसने बनाया था, कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताओ जिसने वो वीडियो देखी है वो। ठीक है, फासीवादी आंदोलन अक्सर राष्ट्रीय श्रेष्ठताओं की भावना को बढ़ाता है और एक कथित गौरवशाली राष्ट्रीय अतीत की पुनर्स्थापित या संरक्षित करने का प्रयास करता है। बिल्कुल भाई, हमारे राष्ट्र की जहां पर ये बना था उस राष्ट्र की क्या बनता है, श्रेष्ठता को बताता है कि हाँ भाई कोई भी कानून है, कोई भी कानून लॉ हमने जारी किया है, किसी भी देश ने जारी किया है, वहां पर कोई भी
उल्लंघन करता है किसी भी कानून का, तो वहां पर उसको क्या सजा दी जानी चाहिए, फांसीवाद की सजा, ये इसके अंदर बताई गई। ठीक है, बोल रहा हूं वो वीडियो देख लेना वरना लेक्चर समझ में नहीं आएगा। अधिनियम क्या है वाद, अच्छा दोबारा सॉरी दोबारा लग गया, स्किप करना। सामान्यवाद विरोधी मतलब क्या है, फांसीवादी विचारधारा गैर सामान्यवादी विरोधी है। फांसीवादी मार्क्सवादी और समाजवादी सिद्धांत का विरोध करते हैं। मार्क्सवादी के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप लेक्चर नहीं देखते तो मेरी गलती नहीं है यहां पर। उन्हें निजी संपत्ति, सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्रीय स्थिरता के लिए खतरा मानते हैं। मतलब क्या है, नहीं समझे ना आप, दोबारा पढ़ो भाई। जो मार्क्सवादी समाज था और जो उनके सिद्धांत थे उसके विरोध करते थे, ठीक है, लेकिन उन्हें जो निजी संपत्ति है और उसकी जो सामाजिक व्यवस्था करते थे और राष्ट्रीय स्थिरता के लिए खतरा मानते, किसको, फांसीवादी विचारधारा को बिल्कुल एक खतरा मानते हैं, और एक खतरा है भी है। ठीक है, आधुनिकवाद पदानुक्रम मतलब क्या है, फांसीवादी एक पदानुक्रमित सामाजिक संरचना को बढ़ावा देता है जहां व्यक्तियों को राज्य के लिए उनके कथित मूल्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। बिल्कुल राज्य के भाई अपने अपने नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनके अपने अपने मूल्य होते हैं, उनको क्या किया जाता है, व्यक्तियों को उनके मूल्यों के अकॉर्डिंग वर्गीकृत किया जाता है, अलग अलग किया जाता है ना। ये फांसीवाद का कानून है। एक फांसीवाद से मतलब ये मतलब समझना आप लोग कि किसने किसी का खून कर दिया, मर्डर कर दिया, कुछ कर दिया तो उसे फांसी दे दी, नहीं, ये कानून चलाया गया था वहां के भ्रष्ट नेता के थ्रू। भ्रष्ट नेता बोल सकते हो या फिर आप क्या बोल सकते हो, तानाशाही नेता बोल सकते हो, उनके थ्रू ये चलाया गया था। ठीक है, बोला है अक्सर पारंपरिक लैंगिक भूमिका का पर जोर दिया जाता है और सामाजिक सामान्यताओं को अस्वीकार कर दिया जाता है। देखिए हिस्ट्री है ना, जितना पढ़ने में आपको बोरिंग लगता है ना, उससे कहीं ज्यादा पढ़ाने में बोरिंग है ये। क्योंकि है ना वर्डिंग इतनी हार्ड होती है, बहुत पुरानी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं, तो थोड़े बोर हो जाते हो आप लोग। ठीक है, बोर हो जाते हो, तो उसके लिए आप कुछ नहीं करना, आपको बीच बीच में वीडियो को बंद करके पीडीएफ नोट पढ़ने, फिर वीडियो चालू करनी है, फिर पीडीएफ नोट पढ़ने, फिर वीडियो चालू करनी है, फिर पीडीएफ नोट पढ़ने। इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। कॉर्पोरेट हित यानी बिजनेस से रिलेटेड बात की गई है यहां पर। कैसे, फांसीवादी अक्सर एक कॉर्पोरेटवादी आर्थिक प्रणाली की वकालत करता है। आर्थिक प्रणाली आ गया ना, बिजनेस से रिलेटेड यानी धन से रिलेटेड, जहां राज्य श्रम और पूंजी आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग करते हैं। बिल्कुल फांसीवादी एक सहयोग करता है आर्थिक इन चीजों को क्या करने में, प्राप्त करने में। ठीक है, राज्य अर्थव्यवस्था में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप करता है। भाई अर्थव्यवस्था की जो स्थिरता है उसको अगर हम बढ़ावा देते हैं तो ये कौन हस्तक्षेप करेगा, फांसीवाद हस्तक्षेप करता है इसमें। और विभिन्न हित समूहों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। मध्यस्थ यानी एक कम्युनिकेशन का कार्य करता है क्या, फांसीवाद। राइट, सैन्यवाद, फांसीवादी विचारधाराएं सैन्य गुणों, सैन्य सैन्य का मतलब समझ रहे हैं आप, सेनाएं, है ना, आक्रामकता और युद्ध का महिमा मंडन करती है। सैन्य ताकत को राष्ट्रीय महानता हासिल करने के साधन के रूप में देखा जाता है और विस्तारवादी नीति असामान्य नहीं है। परंपरा जो भाई इनकी परंपरा चलती आ रही है तो वो वाली पद। नस्लवाद और जेनोफोबिया पढ़ना जरूरी, इसको पढ़ो। हालांकि सभी फांसीवादी आंदोलन की एक परिभाषित विशेषता नहीं है, लेकिन फांसीवादी के कई ऐतिहासिक उदाहरण नस्लवाद और जेनोफोबिया से जुड़े हैं। नस्लवाद अपनी नस्ल क्या है आपकी, क्या जाति है आपकी, इनसे जुड़े हुए हैं। फांसीवादी विचारधाराओं ने नस्ली शुद्धता और जातियों, आगे ना जातियों जो मैंने बोला था, की श्रेष्ठता और अल्पसंख्यक समूह, अप्रवासीय या कथित बाहरी लोगों के प्रति शत्रुता के विचार को बढ़ाया है। बिल्कुल फांसीवादी ने यही काम किया है, नस्लवाद को बढ़ावा दिया है, आपस में मतभेद फैलाया है, किसने, फांसीवादी आंदोलन ने। राइट, ये इसके सिद्धांत थे, फिर इसके कुछ मूल तत्व थे जो इनको क्या करते हैं, इनकी मान्यता पर आमतौर पर क्या विचारधाराएं जुड़ी हुई थी, ये मैंने यहां पर आपको समझाई है। बात करें फांसीवादी क्रांति के बारे में, फांसीवादी प्रतिक्रांति के बारे में ये है क्या, इसको समझते हैं। और ये होगा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी सी है हालांकि, लेकिन और ये जो मैं आपको बता दूं ये आपका पूरा 8.5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ जाएगा। मैं आपको ना एक क्या पढ़ा रहा हूं, केस स्टडी बेस पढ़ा रहा हूं आपको। क्या पढ़ा रहा हूं आपको, केस स्टडी बेस पढ़ा रहा हूं, ताकि अगर क्वेश्चन घुमा दिया जाए
तो आप लोग उसका आंसर दे सको। अगर भाई कोई भी आता है आपको ऐसे ही डायरेक्ट को आंसर बता देगा, क्वेश्चन बता देगा और आप लोग पढ़ जाओगे, गारंटी है आप लोग फेल हो जाओगे, ये गारंटी है मेरी। तो पढ़ाई करने का तरीका इस बार से यही है कि आप लोग डीप पढ़ो चीज़ों को और केस स्टडी बेस पढ़ो, ठीक है। तो नोट्स से पढ़ो, जो भी यूट्यूबर से आपको जो भी नोट्स दे रहे हैं नोट्स से पढ़ो, चाहे पेड नोट्स पढ़ो, चाहे फिर आप हमारी फ्री पीडीएफ नोट्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन ईमानदारी से पढ़ो। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 1925 के बाद फासीवादी विचारधारा या कार्यक्रम। ये आपका पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ जाएगा, गारंटी है दोस्तों, पूरा 15 मार्क्स का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। और एक आएगा आपका कौन सा, मुसोलिनी के अति राष्ट्रवादी विचार। सारे सारे ये समझाए हुए क्वेश्चन है मेरे ऑलरेडी। जिसने इसका पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देख लेना, तो उसको ये वाली वीडियो के अंदर समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको इस वीडियो को यहां तक देखकर कट करके आपको पीडीएफ नोट पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना। मुसोलिनी के अति राष्ट्रवादी विचार, मुसोलिनी कौन था ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, तो इसलिए अब मैं इनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। मकसद सिर्फ एक क्वेश्चन समझाना था, ऊपर वाला जो समझा दिया है, लेकिन अब ये 3 क्वेश्चन मैं नहीं समझाने वाला, बिकॉज ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूं। बस बात ये थी कि यहाँ पर बता देना कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता चुका हूं मैं, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे तो आप लोग क्या लगा लो, VI और P, VIP लगा लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूर पूछा जाएगा 15 मार्क्स से, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए, लेकिन पूछा जरूर जाएगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बता चुका हूं, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100% पूछा जा सकता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे सिर्फ इतना समझाना था, क्योंकि इसके अंदर जो ये मैंने पॉइंट बताए हैं, अनिध्यायवाद, राष्ट्रीयवाद, ठीक है, सामान्यवाद, विरोधी, अनिध्यायवाद, नस्ल अधिनायकवादी, कॉर्पोरेट हित, ये सारे ही पॉइंट रिपीटेड है इसी के अंदर, इनके अंदर रिपीटेड लिखे हुए हैं ये, ठीक है। इन्हीं सभी के अंदर रिपीटेड लिखे हुए, देखो कॉर्पोरेट, राज्य, सब। तो इसलिए इस पहले क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना जरूरी है, और बाकी इन क्वेश्चनों को आपको गो थ्रू करना है कि एक्चुअल में बोला क्या गया है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आई होप यहाँ तक जो मैंने एक लेक्चर में इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो आपको समझाया, और बाकी 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताए जिनको आपको पढ़ना है, तो मतलब पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कोई भी डाउट हो। तो बाकी इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, हर एक स्टूडेंट के मैं मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों।